हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। तो इससे पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था डायपोल मोमेंट, और आपने किसी मॉलिक्यूल को पोलर और नॉन पोलर कहा किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ डायपोल मोमेंट। यानी किसी मॉलिक्यूल के अंदर पोलर बॉन्ड हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल वो मॉलिक्यूल पोलर होगा कि नॉन पोलर होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा? उसके डायपोल मोमेंट पे। तो मैंने कई सारे एग्जांपल आपको दिए कि अगर लीनियर मॉलिक्यूल होगा तो उसकी पोलरिटी क्या होनी चाहिए, लोन पेयर होंगे तो उसकी पोलरिटी क्या होनी चाहिए। तो इस तरह से मैंने कई सारे एग्जांपल से आपको यह समझाया कि कोई पर्टिकुलर मॉलिक्यूल पोलर होगा कि नॉन पोलर होगा। इतना क्लियर हो गया? अच्छा, एक चीज आपको और ध्यान में रखनी है, जो डायपोल मोमेंट था वो वेक्टर क्वांटिटी थी, है ना, जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो आपने समझ लिया था। और पोलरिटी और नॉन पोलरिटी के बेसिस पे हम लोग उसकी सॉल्युबिलिटी को भी डिसाइड कर सकते हैं कि वो वाटर में सॉल्युबल होगा कि वाटर में इनसॉल्युबल होगा। इतना हो गया था, है ना। आज के लेक्चर में डायपोल मोमेंट वाले सेक्शन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और एक कुछ नया टॉपिक भी सीखेंगे, ठीक है बच्चों। तो डायपोल मोमेंट वाले सेक्शन में दो तीन चीजें और रह रखी है, उसको खत्म करके फिर नया टॉपिक शुरू करते हैं। तो डायपोल मोमेंट वाले सेक्शन में हमारे पास दो मॉलिक्यूल और है, देखो। तो बात करेंगे हम पोलैरिटी ऑफ PCl5 एंड SF6। कई बार आपको बोला जाता है कि चलो भाई प्रूव करो कि PCl5 और SF6 में पोलर कौन है, नॉन पोलर कौन है, या दोनों नॉन पोलर है या दोनों पोलर है। प्रूफ करना है ऑन द बेसिस ऑफ डायपोल मोमेंट, ठीक है। चलो, तो PCl5 की ज्योमेट्री सबको बनानी आती है। कैसे? देखो, P सेंटर में रखा, एक बॉन्ड इधर बनाया, एक बॉन्ड इधर बनाया, एक बॉन्ड इधर बनाया, एक इधर और एक इधर, ऐसे कुछ बनता है ना। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ऐसे कुछ ज्योमेट्री का नाम है ना बच्चों। तो ये मैंने 5 Cl लगा दिए, ठीक है। अच्छा देखो, फास्फोरस और क्लोरीन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? क्लोरीन की ज्यादा है। तो क्लोरीन पे नेगेटिव, हर क्लोरीन पे नेगेटिव, और फास्फोरस पे आप क्या लगा लो? पॉजिटिव लगा लो, ऐसा कुछ है, ठीक है। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आप वेक्टर बनाएंगे तो एक वेक्टर तो हो जाएगा इधर, दूसरा वेक्टर हो जाएगा इधर, क्लियर। अच्छा, तीसरा वेक्टर हो जाएगा इधर, चौथा वेक्टर हो जाएगा इधर, और पांचवा वेक्टर हो जाएगा इधर। क्लियर हो गया बच्चों, है ना। तो इधर हम इसको नाम दे देते हैं μ1, ये μ2, ये μ3, ये μ4 और ये μ5, है ना। ऐसा कुछ नाम दे देते हैं। अब देखो बच्चों, ये दोनों μ1 एंड μ2 इस तरह है ना दोनों। तो दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो यहां होगा, μ1 एंड μ2 का। पहले ये समझो, μ1 एंड μ2, क्लियर हो गया। तो इनका ये रिजल्टेंट वेक्टर इधर बनेगा। इन दोनों का फोर्स यहां पे, और देखो एक फोर्स इस साइड है μ5। तो μ1 और μ2 का रिजल्टेंट और μ5 दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है। अपोजिट डायरेक्शन है, इक्वल मैग्नीट्यूड है, तो यानी ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। बोलने का मतलब है ये और ये तीनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। क्लियर हो गया। तो इनका तो डायपोल मोमेंट हो गया 0। अब देखो बच्चों, ये μ4 और μ3 दोनों एक दूसरे के 180 डिग्री एंगल पर है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। तो μ4 और μ3 भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अच्छा, जब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, याद भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो टोटल डायपोल मोमेंट है वो 0 होगा, क्योंकि कहीं कोई फोर्स ही नहीं पैदा हो रहा है। क्लियर हो रहा है। तो यानी मॉलिक्यूल क्या होगा बच्चों? नॉन पोलर। कहानी खत्म। समझ में आ रहा है। दूसरा मॉलिक्यूल होता है SF6। देखो, SF6 कैसा होता है भाई? ऑक्टाहेड्रल, है ना। सल्फर बीच में रखा, 6 बॉन्ड बनाने, 1 2 3 4 और 5 और 6। तो हर जगह आप F लगा दो। क्लियर हो गया, ठीक है। S की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में किसकी ज्यादा है? F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो F पर माइनस चार्ज आएगा और S पर क्या आएगा बच्चों? प्लस चार्ज आएगा, ठीक है। वेक्टर कहां से कहां की तरफ होगा? S से और F की तरफ। 1 2 3 4 5। अच्छा, ये जो बॉन्ड है ना, इनका जो ओरिएंटेशन है वो किस तरह से? जैसे मैंने आपको बताया था,
सल्फर बीच में है तो एक आगे एक पीछे, यानी ये आगे एक पीछे, तो दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री पर है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। एक राइट में है एक लेफ्ट में है, तो वो भी एक दूसरे को कैंसिल करेंगे क्योंकि एक दूसरे से जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है। और एक बच्चों ऊपर और एक नीचे है, ये भी एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। यानी बोलने का मतलब है कि यहां पर बॉन्ड का ओरिएंटेशन ऐसा है कि ये बॉन्ड और एक बॉन्ड एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, ये और ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, ये और ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। यानी हमारा जो टोटल डायपोल मोमेंट है वो 0 है, हेंस मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। क्लियर हो रहा है? तो बच्चों PCl5 और SF6 दोनों नॉन पोलर मॉलिक्यूल होंगे, है ना? तो जरा नोट करो जरा फटाफट। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं आपको यह बताता हूं कि डायपोल मोमेंट का और बॉन्ड एंगल का क्या रिलेशन है। इतना हो गया, चलो, है ना? बहुत अच्छी बात है। इससे क्वेश्चन ऐसे आते हैं बच्चों, है ना? आपको 4 मॉलिक्यूल दिए रहते हैं, वो बोलेगा कि किसका डायपोल मोमेंट 0 है या किसका डायपोल मोमेंट 0 नहीं है। इस तरह पूछ सकता है, कौन पोलर है कौन नॉन पोलर है, इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चलो, तो ये हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऐसे कंपाउंड। देखो, 1 2, ये बच्चों किसका स्ट्रक्चर है? बेंजीन का, है ना? बेंजीन। जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो बेंजीन के बारे में डिटेल से पढ़ोगे। अभी तो बस सिर्फ आप देखो Cl 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 और Cl। बेंजीन का जो टोटल डायपोल मोमेंट होता है इसका वो 0 होता है ना? क्लियर? डिस्कस करेंगे फिर कभी ऐसा। अब देखो बच्चों, यहां पर ये कार्बन है, ये कार्बन है, जहां पर ये मुड़ा हुआ है वहां पर एक कार्बन होगा। क्लियर? तो बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन। यहां पर कार्बन है, ऐसा समझ सकते हैं। ये क्लोरीन है, तो कार्बन और क्लोरीन के बीच बॉन्ड बन रहा है। इस पूरे बेंजीन रिंग का टोटल डायपोल मोमेंट 0 है। तो डायपोल मोमेंट अब कौन डिसाइड करेगा? ये वाले, ये दोनों, है ना? तो यहां मैंने पोजीशन चेंज कर दी। यहां पर पोजीशन है 1 2, यहां पर पोजीशन है 1 3, यहां पर पोजीशन है 1 और 4। क्लियर? अब देखते हैं बच्चों, देखो यहां पर जो हमारे पास वेक्टर बनेगा वो एक वेक्टर यहां बनेगा और एक वेक्टर यहां बनेगा। 2 वेक्टर हो गए, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो यहां कहां होगा? क्लियर? यहां पर देखो, यहां पर भी 2 वेक्टर बनेंगे, एक वेक्टर यहां बनेगा, एक वेक्टर यहां बनेगा। इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर कहीं यहां बनने वाला है। अब देखो, यहां पर भी 2 वेक्टर बनेंगे, एक वेक्टर यहां बनेगा, एक वेक्टर यहां बनेगा, है ना? वेक्टर हमेशा कार्बन से क्लोरीन की तरफ आएगा क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। अब देखो बच्चों, इसको अगर इमेजिन करो तो दोनों बॉन्ड या दोनों वेक्टर एक दूसरे से जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है ना? जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब जो म्यू होने वाला है वो 0 होने वाला है क्योंकि दोनों वेक्टर एक दूसरे को जस्ट कैंसिल करेंगे। यहां पर कैंसिल आउट नहीं होगा क्योंकि यहां पर कहीं ना कहीं किसी एक डायरेक्शन में वेक्टर का मैग्नीट्यूड जाएगा। तो यहां भी डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा और यहां भी 0 नहीं होगा। इसका मतलब ये दोनों पोलर है और हमारा ये वाला जो मॉलिक्यूल है वो नॉन पोलर है। ठीक है? अच्छा देखो, अगर किसी ने थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में अच्छी तरह से पढ़ा होगा तो इसको हम बोलते हैं 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। ये 1,4 है, ये 1,3 है, ये 1,2 है। 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। इसको हम ऑर्थो भी बोलते हैं, इसको मेटा बोलते हैं, इसको पैरा बोलते हैं। ये सब चीजें बाद में समझाई जाएंगे, अभी केवल समझ लो, है ना? इतना क्लियर हो गया? अब बच्चों, अगर हमें इन दोनों में पता करना है कि किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा तो हमें क्या देखना है? एंगल देखना है। देखो, लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था कि जब 2 वेक्टर होते हैं, एक वेक्टर ये एक वेक्टर ये, तो उन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है? बीच में होता है, ऐसा, है ना? तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं थीटा, और इस थीटा को हम डिनोट करते हैं कॉस थीटा से। ठीक है बच्चों? देखो, अगर एंगल बड़ा होता जाएगा तो डायपोल मोमेंट कम होता जाएगा। ये चीज ध्यान रखना। डायपोल मोमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड एंगल। ये ध्यान रखना, बॉन्ड एंगल जितना बड़ा होता जाएगा डायपोल मोमेंट उतना कम होता जाएगा।
क्लियर हो गया। बॉन्ड एंगल जितना छोटा होता जाएगा डायपोल मोमेंट उतना बड़ा होता जाएगा, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू अगर बढ़ती जाएगी तो जो डायपोल मोमेंट है वो कम होता जाएगा। क्लियर, इसलिए हम इसको cos थीटा के बेसिस पे लेते हैं। तो केवल इतना ही समझना है कि डायपोल मोमेंट और बॉन्ड एंगल एक दूसरे के जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर। तो यहां पर बच्चों देखो, यहां पर बॉन्ड एंगल कम है, यहां पर बॉन्ड एंगल ज्यादा है, तो किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होने वाला है? इसका 100%। इसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा क्योंकि बॉन्ड एंगल कम है, इसका डायपोल मोमेंट कम होगा क्योंकि बॉन्ड एंगल ज्यादा है ना। देखो बॉन्ड एंगल बड़ा है, यहां पर बॉन्ड एंगल क्या है बच्चों? छोटा है। क्लियर। तो कभी अगर एंगल वाला क्वेश्चन आ जाए, इसी तरह का क्वेश्चन आता है एंगल में, तो आपको इस तरह से उसको सॉल्व करना है। क्लियर। चलो एक और चीज आपको बताता हूं, ठीक है। चलो अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही एक क्वेश्चन है, उसके बारे में थोड़ा डायपोल मोमेंट के बारे में पूछा जाता है। सिस और ट्रांस मॉलिक्यूल, सिस एंड ट्रांस मॉलिक्यूल, ये जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे बेसिक, वहां आएगा सिस और ट्रांस के बारे में। अभी समझ लो कि सिस और ट्रांस क्या होता है। सिस और ट्रांस हमेशा बच्चों कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में होता है। अगर दोनों सिमिलर ग्रुप एक ही डायरेक्शन में होते हैं, देखो दोनों सिमिलर है ना, तो इसको हम बोलते हैं बच्चों सिस। ठीक। और दोनों सिमिलर ग्रुप अगर अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएं तो उसको हम बोलते हैं ट्रांस। अब आपको यह पता करना है कि ट्रांस का डायपोल मोमेंट और सिस का डायपोल मोमेंट क्या फर्क है दोनों में। देखो बच्चों, यहां पर हम सी और सीएल बॉन्ड को काउंट करते हैं ना, क्योंकि सीएल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कार्बन की कम है, तो वेक्टर हमेशा कार्बन से सीएल की तरफ होगा। यहां पर ऐसे होने वाला है। अच्छा यहां पर चलो, यहां पर ही बना लिया, तो यहां पर आप ऐसे बनाओगे। क्लियर। लेकिन मोस्टली आपको बुक में केवल सी और सीएल के बीच में देखने को मिलता है। तो देखो बच्चों, यहां इधर गया, यहां इधर गया, यहां इधर गया, यहां इधर गया, इसका मतलब जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो बीच में आएगा, है ना। तो इसका डायपोल मोमेंट कभी भी जीरो नहीं होगा। हेंस सिस इज पोलर कंपाउंड। पोलर, थोड़ा सा पोलरिटी इसमें आ गई। लेकिन ट्रांस में देखो बच्चों, ये दोनों सारे ग्रुप अपोजिट है, ये ग्रुप अपोजिट है और ये ग्रुप भी अपोजिट है ना, CCl वाला। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो दोनों एक दूसरे के मैग्नीट्यूड को कैंसिल आउट करेंगे। हेंस डायपोल मोमेंट विल बी जीरो। और बच्चों अगर डायपोल मोमेंट जीरो हो गया तो मॉलिक्यूल क्या होगा? नॉन पोलर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो इस तरह से हम लोग सिस और ट्रांस में पोलरिटी को डिसाइड कर सकते हैं। क्लियर। चलो एक एग्जांपल और देता हूं आपको। देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड ही लिखता हूं मैं। एक मैंने लिखा है CN और इधर लिखा CN, 1,4 डायरेक्शन है दोनों, 1,4 क्या बोलते हैं इसको हम, पोजीशन है दोनों की, है ना। और यहां पर बच्चों OH and OH, और यहां पर आ जाओ आप Cl and Cl, है ना। अब इसमें यह पूछा जाता है कि किस कंपाउंड का डायपोल मोमेंट जीरो है, या कौन पोलर है कौन नॉन पोलर है। चेकआउट करते हैं। देखो अभी इस तरह का हमने कंपाउंड देखा था, ठीक है। यहां पर जो वेक्टर बनेगा वो कार्बन से क्लोरीन की तरफ जाएगा ना, दोनों वेक्टर एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, तो म्यू क्या होने वाला है बच्चों? जीरो, है ना। तो इट इज नॉन पोलर। क्लियर हो गया। इसको चेक करो देखो। अच्छा कई बच्चे गलती क्या करते हैं, वो बोलेंगे हाँ बॉन्ड तो एक ही है, तो ऐसा हम जो है वेक्टर बनाते, लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है। यहां पर देखो O और H है, दो एटम है, यहां पर एक ही एटम था इसलिए आपने वेक्टर उस एटम की तरफ, यहां पर दो एटम है, तो यहां पर जो OH है वो किस तरह है, देखो यहां पर O ऐसे जुड़ा होगा तो H ऐसे जुड़ता है, पता है ना आपको। ऑक्सीजन में अगर दो एटम जुड़े हो तो वो हमेशा बेंट फॉर्म में जुड़ते हैं, तो यहां पर भी ऐसे होने वाला है। ये देखो यहां पर लोन पेयर, यहां पर भी लोन पेयर, यहां पर लोन पेयर, यहां पर लोन पेयर, है ना। तो अब बच्चों जहां पर मैंने आपको बोला था ऑक्सीजन पर अगर लोन पेयर आ जाए तो ऑक्सीजन का कभी भी डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है। यानी देखो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा और इसका रिजल्टेंट इधर आएगा, यहां पर भी सेम कंडीशन ऐसी होगी, रिजल्टेंट इधर आएगा। तो कहीं ना कहीं इस मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट कभी भी जीरो
नहीं हो सकता, हैंस इट इज पोलर। तो जहां पर OH जुड़ जाए इसका मतलब डायपोल मोमेंट जीरो कभी पॉसिबल ही नहीं है। अब देखो आप बोलोगे यहां पर भी दो एटम है, इसको इमेजिन करो, ठीक। लेकिन बच्चों हमेशा ध्यान रखना जो C और N होता है वो इस तरह होता है, C और N के बीच में क्या बताया था, ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड हमेशा 180 डायरेक्शन में होता है, याद रखना, और ORH हमेशा बेंट डायरेक्शन में होता है 105। तो देखो ये CN ऐसे, इसका मतलब अब इसके वेक्टर ऐसे बनेंगे, और जब दोनों वेक्टर एक दूसरे के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में दिख रहे हैं तो इसका मतलब डायपोल मोमेंट, इसका डायपोल, सॉरी जीरो मत करना है ना, डायपोल मोमेंट जीरो, हेंस इट इज नॉन पोलर। क्लियर, ये करेक्ट कर लेना, जीरो नहीं होगा, है ना। तो ये जीरो होगा, ये जीरो होगा, दोनों नॉन पोलर होंगे, लेकिन जो OH वाला मॉलिक्यूल है वो नॉन पोलर नहीं होगा, वो पोलर होगा। क्लियर। तो बस इसी तरह के क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं कि कौन पोलर है कौन नॉन पोलर है, वेक्टर के हिसाब से आपको चूज करना है। क्लियर हो गया बच्चों, चलो तो बस हमारे पास ये इतना ही था। अब मैं आपको नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और पढ़ाता हूं। इतना हो गया कंप्लीट, समझ में आया, बहुत अच्छी बात है ना, मिटा दें इसको। तो बच्चों डायपोल मोमेंट हमारे पास खत्म हो चुका है। अब एक और छोटा सा टॉपिक है, उसमें से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो हेडिंग डालिए आप, पार्शियल कोवलेंट कैरेक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो पार्शियल कोवलेंट कैरेक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड, है ना बच्चों। अभी आपने पढ़ा था कुछ पिछली 2-3 क्लास पहले, उसमें आपने पढ़ा था कि पार्शियल आयनिक कैरेक्टर इन कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा था ना आपने, कि जैसे मैंने बोला कि सपोज मान लीजिए हमारे पास H और Cl है, दिस इज कोवलेंट कंपाउंड, लेकिन इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप है उसकी वजह से ये कुछ हद तक पोलर कंपाउंड है, और पोलर का मतलब इसमें कुछ हद तक आयनिक कैरेक्टर है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा कोवलेंट कंपाउंड है उसमें, यानी पोलर कोवलेंट है ना, हाँ पोलर कोवलेंट कंपाउंड है जैसे HCl, उसमें 100% कोवलेंसी नहीं होती है, यानी 100% वो कोवलेंट कंपाउंड नहीं होगा, उसमें कुछ हद तक, टू सम एक्सटेंट, हैविंग आयनिक कैरेक्टर, हैविंग आयनिक कैरेक्टर। ये हमने डिस्कस किया था ना कि पोलर कोवलेंट कंपाउंड में कुछ हद तक आयनिक कैरेक्टर होता है। आज हम जस्ट उल्टा करने वाले हैं कि आयनिक कंपाउंड में कुछ हद तक कुछ हद तक कोवलेंट कैरेक्टर होता है। देखो दोनों को दोनों कभी भी प्योर आयनिक या प्योर कोवलेंट नहीं होंगे, 100% आयनिक या 100% कोवलेंट नहीं होंगे, कुछ हद तक उसमें आयनिक कैरेक्टर इन्वॉल्व होगा, यानी 98% कोवलेंट होगा, 98% अगर वो आयनिक है तो 2% कोवलेंट होगा। तो जस्ट आप इमेजिन करो, आप ये समझो कि जो हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड है, पोलर कोवलेंट कंपाउंड है, उसमें कुछ आयनिक कैरेक्टर इन्वॉल्व होता है। और बच्चों जो हमारे पास आयनिक बॉन्ड है जैसे NaCl, KCl, RbCl, ये तो है ना आयनिक कंपाउंड जो S ब्लॉक के एलिमेंट बनाते हैं, उनमें कुछ हद तक कोवलेंट कैरेक्टर इन्वॉल्व होता है। तो उसी की आज हम बात करने वाले हैं। और यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल आपके काम आएगा, उसका नाम है बच्चों फेजान्स रूल। इसी को हमने पढ़ना है इसमें, यानी ये दोनों एक दूसरे के जस्ट पूरक है, एक दूसरे के बिना काम नहीं चलेगा दोनों का। तो इसका हिसाब फेजान्स रूल के अकॉर्डिंग हम करेंगे। क्लियर। तो सबसे पहले लिखो इसमें फर्स्ट पॉइंट, आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड्स हैव सम कोवेलेंट कैरेक्टर, हैव सम कोवेलेंट कैरेक्टर, इट इज नॉट प्योरली आयनिक, है ना, ठीक। अब वो जो हमारे पास ये जो कोवेलेंट कैरेक्टर है वो आया कहां से, ठीक है बच्चों। देखो दूसरा पॉइंट ये लिखना है कि जब कोई कैटायन
जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड है वो किससे मिलकर बने होते हैं? जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड है वो किससे मिलकर बने होते हैं बच्चों? एक होता है हमारे पास कैटाइन और दूसरा होता है एनायन, है ना। जैसे सपोज NaCl, तो Na प्लस है, Cl माइनस है, तो आयनिक कंपाउंड एक कैटाइन और एक एनायन से मिलकर बने होते हैं। क्लियर हो गया भाई? कैटाइन हमेशा छोटा होता है, एनायन बड़ा होता है। तो कैटाइन मान लिया जाए हमारे पास इतना है, तो बच्चों एनायन क्या होगा हमारे पास? इतना बड़ा होगा, है ना। साइज में बड़ा होता है एनायन और कैटाइन। तो जब आयनिक कंपाउंड बनता है तो कैटायन और एनायन पास पास होते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर? तो व्हेन कैटायन अप्रोच एनायन, तो बच्चों क्या होता है? देखो, जो कैटायन होता है वो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, दिस इज इलेक्ट्रॉन क्लाउड या इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट करता है। यानी बोलने का मतलब यह है कि अगर आप नॉर्मल कंडीशन में देखो तो एक कैटायन और एक एनायन ही है, लेकिन इमेजिन करो कि कैटायन एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसकी तरफ झुकने की कोशिश करता है ऐसे। तो अब क्या होगा बच्चों? जब इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करेगा तो हमारे पास जो कैटायन है और जो एनायन है उसकी कंडीशन थोड़ा सा बदल जाएगी। ये देखिए, क्या लग रहा है आपको कि कैटायन ने एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया है? द अट्रैक्शन ऑफ, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर लिखो, अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन बाय कैटायन। क्लियर? तो जब बच्चों जब ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, इस कंडीशन को या इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पर सारा बेस्ड है। दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन, यानी अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन टुवर्ड्स कैटायन। द प्रोसेस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। पोलराइजेशन ध्यान रखना है ना, कई बार पूछता व्हाट इज पोलराइजेशन, तो इसका मतलब जो हमारे पास एनायन है उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसकी तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट हो जाता है? कैटायन की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब इस पोलराइजेशन से क्या हुआ भाई? पोलराइजेशन से क्या फर्क पड़ा? अच्छा देखो बच्चों, पोलराइजेशन को हम एक और वर्ड से डिनोट करते हैं, डिस्टॉर्शन ऑफ चार्ज। यानी चार्ज जो अपने आसपास था वो थोड़ा सा दूसरे की तरफ शिफ्ट होगा, डिस्टॉर्शन ऑफ चार्ज। यहां पर चार्ज एक ही जगह है, यहां पर चार्ज थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया है ना, इसकी तरफ आ गया, तो इसको हम बोलते हैं बच्चों डिस्टॉर्शन ऑफ चार्ज। किसकी वजह से? इस प्लस की वजह से डिस्टॉर्शन ऑफ चार्ज होता है, और उस डिस्टॉर्शन ऑफ चार्ज को हम सरल भाषा में क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। समझ में बात आ रही है? तो दोनों वर्ड आप यूज कर सकते हैं कि जब कोई कैटायन किसी एनायन को अप्रोच करता है तो कैटायन एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से एनायन का जो चार्ज हो जाता है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, डिस्टॉर्शन हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है उसमें। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। समझ में आ रहा है बात? अब बच्चों देखो, जब चार्ज का डिस्टॉर्शन होता है और पोलराइजेशन हो जाता है, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे, उस प्रोसेस को हमने क्या बोला? पोलराइजेशन। तो बच्चों इस पोलराइजेशन से क्या होता है? उस आयन का आयनिक कैरेक्टर कम हो जाता है, डिक्रीज आयनिक कैरेक्टर। और बच्चों जब किसी आयन का आयनिक कैरेक्टर कम हो जाता है, मैंने बोला खत्म नहीं हो जाता, कम हो जाता है, तो उसका कोवैलेंट
कैरेक्टर बढ़ जाता है। बस ये कहानी है पूरी की पूरी। समझिए मेरी बात? ठीक है, तो सीधी सी बात है, पूरा की पूरा गणित क्या है कि जब कैटायन और आयन आपस में आते हैं, कैटायन आयन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उसको हम बोलते हैं डिस्टॉर्शन ऑफ चार्ज या पोलराइजेशन। पोलराइजेशन से क्या होता है, उस कंपाउंड का आयनिक कैरेक्टर कम हो जाता है और कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाता है। सीधी सी बात है कि पोलराइजेशन कोवेलेंट कैरेक्टर को बढ़ाता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब मैं आपको कैसे लिखाता हूं, थोड़ा आप लिखना भी है ना। शॉर्टकट में लिखोगे तो समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा तरीके से, है ना। शॉर्टकट है पर लेकिन इफेक्टिव है। तो देखो यहां पे लिखो डिस्टॉर्शन ऑफ चार्ज। ठीक है, डिस्टॉर्शन ऑफ चार्ज ऑफ एनायन। तो इस डिस्टॉर्शन ऑफ चार्ज ऑफ एनायन को हम क्या बोलेंगे, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन, क्लियर? दिस पोलराइजेशन कॉज डिक्रीज आयनिक कैरेक्टर। और जब बच्चों आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा तो अपने आप कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगर किसी आयनिक कंपाउंड का आयनिक कैरेक्टर कम हो गया तो इसका मतलब उसकी प्रॉपर्टी पे भी कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। और बच्चों दो इंपॉर्टेंट ऐसी प्रॉपर्टी है जो आयनिक कंपाउंड की चेंज होती है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है उसमें। एक है हमारे पास बच्चों मेल्टिंग पॉइंट और दूसरा है वाटर सॉल्युबिलिटी। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। अगर बच्चों किसी आयन का आयनिक कैरेक्टर कम हो जाता है तो ऑब्वियस सी बात है उसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा और उसकी वाटर सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाएगी, क्योंकि वो कोवेलेंट की तरफ जा रहा है और कोवेलेंट का मेल्टिंग पॉइंट और वाटर सॉल्युबिलिटी आयनिक से कम होते हैं। सीधी सी बात है, समझ में आ रहा है बात ना। तो सवाल यहां से भी आ सकता है, यहां से भी आ सकता है, तो याद रखना आपको, है ना। कई बार इनडायरेक्ट पूछ लेता है, तो ध्यान में रखना है कि पोलराइजेशन से आयनिक कैरेक्टर कम हो रहा है, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो साथ में साथ उस कंपाउंड की मेल्टिंग पॉइंट कम हो रहा है और उसकी वाटर सॉल्युबिलिटी भी कम हो रही है। समझ में बात आ गई? नोट करो जरा फटाफट। ठीक है, अब एग्जांपल से समझते हैं। क्लियर हो रहा है? तो बच्चों अब हम ये बात करेंगे कि जो पोलराइजेशन है उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया? चलो, जो जो मैं बोलता जा रहा हूं वो लिखना भी है ना। हाँ, ऐसे नहीं कि हवा में चलना है। ठीक है बच्चों, तो इसी रूल को हम क्या बोलते हैं, फेजान्स रूल। फेजान्स रूल ये बताता है कि किसी आयनिक कंपाउंड में जो पोलराइजेशन है वो किस एक्सटेंट तक हो रहा है, और फेजान्स रूल की मदद से हम ये बता सकते हैं कि किसी आयनिक कंपाउंड में कितना परसेंट तो नहीं बोल सकते कि हम कौन आयनिक है और कौन कोवेलेंट है, या वो कितना कोवेलेंट है, कम है कि ज्यादा है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजेशन ऑफ आयन। ठीक है, 4 फैक्टर आपको याद रखने हैं बस। नंबर 1, साइज ऑफ केटायन। ठीक है, दूसरा साइज ऑफ एनायन, तीसरा चार्ज ऑन आयंस, बोथ आयंस, चाहे कैटायन हो चाहे एनायन हो, और चौथा बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं इनमें, है ना। ये 4 ऐसे फैक्टर है जो किसी आयनिक कंपाउंड की पोलराइजेशन पावर को चेंज करते हैं, है ना, कम या ज्यादा करते हैं। देखो, तो हमारा जो आयनिक कंपाउंड कैटायन और एनायन से मिलकर बना होता है, सीधी सी बात है ना। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि साइज ऑफ कैटायन से क्या चेंज होता है। ठीक, देखो बच्चों, जैसे साइज ऑफ कैटायन छोटा होगा
स्मॉल द साइज ऑफ कैटायन इंक्रीज पोलराइजेशन। क्लियर हो रहा है? हाँ, अच्छा जेड नहीं है इसमें ना, ऐसे ठीक है। जितना छोटा कैटायन होगा, जितना उसका साइज कम होता जाएगा, उतना ज्यादा पोलराइजेशन होगा। और बच्चों जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ही उसका आयनिक कैरेक्टर कम होगा और उतना ही उस पर कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। बात एक ही है ना, ये लाइन लिखते जाओ। फॉर एग्जाम्पल देखो, अब इसका एग्जाम्पल देखो। जैसे हमारे पास है दो कंपाउंड है, एक है लिथियम क्लोराइड और दूसरा है बच्चों हमारे पास सोडियम क्लोराइड। हाँ, अब आपको इन दोनों में ये पूछा जाए कि दोनों में ज्यादा आयनिक कौन है या ज्यादा कोवेलेंट कौन है, तो बच्चों देखो यहां पर जो क्लोरीन है दोनों में सेम है, तो जो एनायन है उसका साइज दोनों के लिए सेम है, लेकिन जो कैटायन है उसके साइज में डिफरेंस है। अब मुझे यह बताओ कि सोडियम और लिथियम में किसका साइज बड़ा होता है? ऑब्वियसली सोडियम का साइज बड़ा होगा, सोडियम नीचे लिथियम ऊपर है ना। तो बच्चों देखो कैटायन छोटा है, स्मॉल कैटायन इंक्रीज पोलराइजेशन डिक्रीज आयनिक कैरेक्टर। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारा LiCl है उसमें ज्यादा पोलराइजेशन हो रहा है और जो हमारा NaCl है उसमें LiCl के मुकाबले कम पोलराइजेशन हो रहा है। तो इसका मतलब जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा वो उतना ही ज्यादा कोवेलेंट होगा। क्लियर हो रहा है? तो LiCl और NaCl में बच्चों जो LiCl है वो ज्यादा कोवेलेंट है बजाय NaCl के, ऐसा हम बोल सकते हैं। ज्यादा कोवेलेंट मतलब कम आयनिक, बात एक ही है। तो इस यहां पोलराइजेशन ज्यादा है क्योंकि साइज छोटा है, यहां पोलराइजेशन कम है, साइज बड़ा है इसलिए। क्लियर हो रहा है? तो इसीलिए बच्चों LiCl ज्यादा कोवेलेंट होगा, NaCl कम कोवेलेंट होगा। LiCl कम आयनिक होगा, NaCl ज्यादा आयनिक। क्लियर? अगर बच्चों इनकी मैं वाटर सॉल्युबिलिटी देखूं तो जो जितना ज्यादा आयनिक होगा उसकी वाटर सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। एम आई करेक्ट? देखो ये ज्यादा आयनिक है ना, तो बच्चों ये ज्यादा वाटर सॉल्युबल होगा, सीधी सी बात है ना, क्योंकि आयनिक कंपाउंड वाटर सॉल्युबल ज्यादा होते। ये थोड़ा सा आयनिक कम हो गया तो इसकी वाटर सॉल्युबिलिटी कम हो गई। समझो मेरी बात है ना, कोवेलेंट कंपाउंड की वाटर सॉल्युबिलिटी कम होती है। दिस इज कोवेलेंट कंपाउंड, तो वाटर सॉल्युबिलिटी कम हो गई। आयनिक कंपाउंड वाटर सॉल्युबिलिटी, तो दोनों चीजों से हम कोरिलेट करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, उसका मेल्टिंग पॉइंट कम, क्योंकि कोवेलेंट है आयनिक। तो ये सब चीजें साथ साथ चलती है, मेल्टिंग पॉइंट, वाटर सॉल्युबिलिटी, कोवेलेंट कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर, चारों पर मैं डिस्कस करने। समझे मेरी बात? ठीक है, तो अब ये हो गया फिनिश, नोट कर लिया सबने। अब देखो बच्चों अगर मैं ऐसा कुछ लूं, देखो LiCl, NaCl, KCl, NRBCl, सीधी सी बात है। देखो ऊपर से नीचे कैटायन का साइज बढ़ रहा है, हो रहा है ना, ये छोटा है, ये बड़ा है, थोड़ा बड़ा और बड़ा, तो इसका मतलब कैटायन का साइज बढ़ रहा है, ऊपर कैटायन का साइज छोटा है। जितना छोटा होगा उतना ही ज्यादा कोवेलेंट होगा। तो इसका मतलब है नीचे आयनिक कैरेक्टर बढ़ रहा है और ऊपर कौन सा कैरेक्टर बढ़ रहा है? कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है। ये तो हुआ, ऊपर कोवेलेंट ज्यादा है, नीचे आयनिक ज्यादा है। ठीक है, नीचे वाटर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, ऊपर वाटर सॉल्युबिलिटी कम होगी, नीचे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, ऊपर मेल्टिंग पॉइंट। तो एक एक हम डिनोट कर सकते हैं। क्लियर हो गया भाई? चलो, तो कैटायन के बारे में हमने मान लिया है ना। अच्छा, कैटायन आयनाइन दोनों होंगे, ध्यान रखना। अगर दो सिमिलर होते हैं कोई चीज तो उसका इफेक्ट तो होगा नहीं, क्योंकि उसका इफेक्ट दोनों में सेम होगा, लेकिन दूसरे का इफेक्ट होगा जो अलग अलग होगा। क्लियर? तो साइज ऑफ कैटायन हो गया, उसके बाद है साइज ऑफ एनायन। लार्जर द एनायन, जितना बड़ा एनायन होगा उतना ज्यादा पोलराइजेशन होगा, और जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ही कम उसमें आयनिक कैरेक्टर होता जाएगा।
क्लियर। यहां पर पोलराइजेशन आयन के साइज के बढ़ने से बढ़ता है, एनायन के। ठीक है बच्चों, देखो अब एनायन हमारे पास कौन सा, अगर मैं आपको बोलूं LiF और LiCl, इन दोनों में से कौन ज्यादा कोवलेंट है या किस पर ज्यादा पोलराइजेशन है? तो बच्चों देखो यहां पर कैटायन सेम है, तो कैटायन का इफेक्ट दोनों के लिए सेम होगा, लेकिन एनायन के साइज में फर्क आ रहा है। ये जो है बच्चों, ये छोटा एनायन है और ये बड़ा एनायन है। ये तो है ना, Cl का साइज बड़ा होता है, F का साइज छोटा होता है। तो अब क्या होगा, जितना बड़ा एनायन होगा उतना ज्यादा पोलराइजेशन होगा, और जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ही ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होगा। तो देखो हम यहां पर लिखते हैं मोर पोलराइजेशन तो मोर कोवलेंट, ये तो हुआ। तो LiF और LiCl में बच्चों LiCl ज्यादा कोवलेंट होता है बजाय LiF के, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि LiF इज मोर आयनिक देन LiCl। उल्टा घुमाना फिराना ना, इधर कोवलेंट इधर आयनिक, इधर कोवलेंट इधर आयनिक। क्लियर। इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, क्योंकि ये ज्यादा आयनिक है, ये कम आयनिक है। तो सब चीजें इस तरह से आप कोरिलेट कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है? ठीक, चलो, है ना। तो अगर मैं ऊपर से नीचे और थोड़ा सा आयन लिखूं, जैसे हमारे पास है LiF, LiCl, LiBr और Li। तो देखो जैसे जैसे हम नीचे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं एनायन का साइज बड़ा होता जा रहा है, तो इसका मतलब नीचे कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, तो ऊपर आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा। क्लियर हो रहा है? बहुत सिंपल है ना, बस समझना है इसको। चलो, तो ये हो गया हमारे पास साइज ऑफ एनाइन। उसके बाद बच्चों हम बात करेंगे चार्ज ऑन आयंस, यानी कैटायन और एनायन पर। ठीक, क्या करना है, देखो इंक्रीज द चार्ज ऑन आयंस इंक्रीज पोलराइजेशन। सीधी सी बात है, अगर चार्ज बढ़ेगा कि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्शन करेंगे, ठीक है, और अट्रैक्शन करेंगे तो उतना ज्यादा जो है चार्ज डिस्टॉर्टेड होगा, और जितना ज्यादा चार्ज डिस्टॉर्टेड होगा उतना ज्यादा पोलराइजेशन होगा, और जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा आयनिक कैरेक्टर उतना कम होगा, कोवलेंट कैरेक्टर उतना बढ़ेगा। ठीक है। अब देखो, अगर आपको बोला जाए कि NaCl MgCl2 और AlCl3 में कौन ज्यादा कोवलेंट या आयनिक होगा? अब देखो बच्चों, एनायन सब में सेम है, लेकिन चेक करो कैटायन। यहां पर कैटायन का चार्ज 1+, यहां पर कैटायन का चार्ज 2+, लेकिन एल्युमिनियम में कैटायन का चार्ज 3+ होता है, और चार्ज बढ़ रहा है लेकिन साइज भी छोटा होता जा रहा है। दोनों चीजें आ रही हैं, एल्युमिनियम छोटा है, Na बड़ा है। लेकिन चलो मैं यहां पर केवल चार्ज की बात करता हूं। तो सीधी सी बात है भाई, एल्यूमिनियम का चार्ज 3+ है, तो इस पर पोलराइजेशन सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा पोलराइज करेगा, और मैग्नीशियम पर चार्ज थोड़ा सा कम है, कम पोलराइज करेगा, सोडियम पर और कम है। तो पोलराइजेशन ऑफ चार्ज विल बी दिस ऑर्डर। ये तो हो गया ना, कैटायन ज्यादा चार्ज ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो पोलराइजेशन ज्यादा होगा। तो सीधी सी बात है कि AlCl3 मोर कोवलेंट और NaCl इज मोर आयनिक। नीचे कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है, ऊपर आयनिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, सीधी सी बात है ना। तो ये हमारे पास क्या है, चार्ज का कंसेप्ट आ जाता है। क्लियर हो गया बच्चों? चलो नेक्स्ट, बहुत अच्छी बात है, नोट करते जाओ, है ना। पानी पी लेता हूं। समझ में आ रहा अच्छी तरह से? ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। अच्छा, कई बार क्या होता है बच्चों ना, जो हमारे पास कैटायन है उसका साइज सेम होता है और चार्ज भी दोनों पर सेम होता है,
लेकिन उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस होने की वजह से उनका जो पोलराइजेशन करने की जो पावर है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पूछा जाए, देखो कि CuCl और NaCl में कौन ज्यादा आयनिक है या कौन ज्यादा कोवलेंट। तो यहां पर बच्चों देखो क्या है, यहां पर Cu प्लस है, कॉपर प्लस, यहां पर Na प्लस है ना, तो हम कैटायन की बात करेंगे क्योंकि एनायन एक जैसा है दोनों में। यहां पर देखो Cu प्लस और Na प्लस पर चार्ज सेम है, और बच्चों अगर आप देखोगे तो Cu प्लस और Na प्लस का साइज भी लगभग लगभग बराबर होता है। तो देखो Na प्लस एंड Cu प्लस, साइज एंड चार्ज इज सिमिलर, दोनों में चार्ज और साइज सेम होता है। तो अब पता कैसे करें भाई कि कौन ज्यादा आयनिक होगा, कौन ज्यादा कोवेलेंट होगा, किसकी पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगी। तो बच्चों हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। अगर किसी आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, देखो 2 8 18 ऐसे होना है, इसका 18 और लास्ट में S1 होता तो, लेकिन वो तो चला गया। इसका कितना होता है 2 8। बच्चों किसी आयन के लास्ट ऑर्बिट में अगर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसको हम बोलते हैं स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, और दिस इज नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। यानी ये थोड़ा सा हम ये बोल सकते हैं, ये क्या बोलते हैं इसको, यानी थोड़ा सा कुछ छुपा रहा है, या हम इसको बोल सकते हैं ये धोखा दे रहा है, सीडो, ये तो ना फॉल्स। तो ये ट्रू नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, बल्कि ये ट्रू नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। तो बच्चों अगर यहां पर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसकी पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगी, यहां पर 80 इलेक्ट्रॉन है, इसकी पोलराइजेशन पावर कम होगी। इसीलिए Cu की पोलराइजेशन पावर ज्यादा होती है बजाय सोडियम के, क्योंकि इसमें स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है। दूसरा ऐसे समझो, जिसके बच्चों कोर इलेक्ट्रॉन, दीज आर नोन एज कोर इलेक्ट्रॉन, अगर कोर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो भी उसकी पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगी। यहां पर कोर इलेक्ट्रॉन कम है, 2 ही है, यहां पर 8 है ना। तो दोनों तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, या तो स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो, जैसे 18 इलेक्ट्रॉन उसके लास्ट ऑर्बिट में, ठीक है, तो उसकी पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगी बजाय जिसके पास केवल 8 इलेक्ट्रॉन है। इसीलिए बच्चों CuCl ज्यादा कोवेलेंट होगा बजाय NaCl। क्लियर हो रहा है? नोट करो जरा, फटाफट नोट करते जाओ, है ना। ठीक है भाई, चलो। तो बच्चों ये चारों फैक्टर हमने पढ़ लिए हैं, और इनके बेसिस पे अब आपको सवाल करने हैं ना। तो मैं आप एक को क्या नाम इसका, एक मैं शॉर्टकट बता देता हूं क्या करना है बच्चों आपको। देखो छोटा कैटायन, स्मॉल कैटायन होना चाहिए, बड़ा एनायन, एनायन बड़ा होना चाहिए, ज्यादा चार्ज। ये तीनों फैक्टर ऐसे हैं जो पोलराइजेशन को बढ़ाते हैं, तो आयनिक कैरेक्टर को कम करेंगे, तो कोवेलेंट कैरेक्टर को। बस इतना ध्यान रखना है, दिस इज कॉल्ड फेजान्स रूल, है ना। छोटा कैटायन, बड़ा एनायन, ज्यादा चार्ज और ज्यादा कोर इलेक्ट्रॉन, ऐसा हम समझ सकते हैं। ये रेयरली चांस होते हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया। छोटा कैटायन, बड़ा एनायन, ज्यादा चार्ज, इन तीनों की वजह से पोलराइजेशन बढ़ेगा। पोलराइजेशन बढ़ेगा तो आयनिक कैरेक्टर कम होगा, तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना है ऐसा ना। और जब आयनिक कैरेक्टर कम होता है तो साथ में मेल्टिंग पॉइंट और वाटर सॉल्युबिलिटी भी कम होती है, साथ साथ चलेंगे दोनों के दोनों। क्लियर हो गया? इस तरह से बस आपको ये नोट करते जाओ। अब इसके बेसिस पे बच्चों हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, उनको सॉल्व करते हैं ना। उन पे ये देखते हैं कि कौन ज्यादा आयनिक है, कौन ज्यादा कोवेलेंट है, वगैरह वगैरह। ठीक है भाई, चलो अब देखो।
अगर मैं आपको बोलूं कि PbCl2 PbCl4 में से कौन ज्यादा कोवलेंट, चलो कोवलेंट ही ढूंढ लेते हैं। देखो कैसे पता करोगे, एनायन सेम है तो एनायन को तो छोड़ना ही नहीं, छेड़ना ही नहीं उसको, है ना, उसका इफेक्ट नहीं देखना है। इफेक्ट बच्चों उस आयन का देखना है जो डिफरेंट होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ अलग होगा, है ना। अच्छा यहां पर भाई पीबी भी सेम है, आप बोलोगे एनायन और कैटायन दोनों सेम है, लेकिन बच्चों क्या फर्क है, देखो यहां पर जो लेड है पीबी है, इस पर कितना चार्ज आने वाला है, +4, और यहां पर जो पीबी है उस पर कितना चार्ज आने वाला है, +2, है ना भाई। यहां पर पीबी +2 है और यहां पर पीबी +4 है। तो अब आपको क्या दिख रहा है कि चार्ज किस पर ज्यादा है, इस पर चार्ज ज्यादा है। तो अगर बच्चों चार्ज ज्यादा होगा तो ये ज्यादा पोलराइजेशन करेगा, इसका मतलब ये ज्यादा कोवलेंट है और ये कम कोवलेंट है, ये तो हुआ, क्लियर हो रहा है ना। तो इसीलिए PbCl4 इज मोर कोवलेंट देन PbCl2। सेम कंसेप्ट यहां पर आता है, देखो SnCl2 एंड SnCl4, एनायन कैटायन दोनों एक जैसे हैं, लेकिन यहां पर देखो टिन पर जो है +4 चार्ज है, यहां पर +2 चार्ज है, क्या होगा, मोर पोलराइजेशन करेगा क्योंकि चार्ज ज्यादा है, तो ये ज्यादा कोवलेंट होगा। क्लियर हो रहा है, मैं कोवलेंट की बात कर रहा हूं ना, आयनिक की हो जाएगा। अब आप पता करो FeCl3 और FeCl2 में से कौन ज्यादा आयनिक होगा, आयनिक पता करना है, पता करो आप, मुझे बताना फिर, है ना, इसी के बेसिस पे। तो बच्चों इस तरह जिसमें कैटायन और एनायन सेम होते हैं लेकिन कैटायन पर चार्ज डिफरेंट होता है, तो हम उसको फैजान रूल के अकॉर्डिंग बता सकते हैं कि कौन आयनिक होगा कौन कोवलेंट होगा। क्लियर भाई, ये FeCl3 FeCl2 में पता चल ही गया होगा आपको। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं कुछ और चीजें, है ना, मैं कुछ लाया हूं आपके लिए। अच्छा देखो, अगर आपको पूछा जाए बच्चों कि AlF3 AlCl3 AlBr3 और AlI3, इनमें से आप कोवलेंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर या आयनिक का इंक्रीजिंग ऑर्डर, जो भी आप बताना चाहो बता दो कि कहां कोवलेंट बढ़ेगा कहां आयनिक बढ़ेगा। तो सीधी सी बात है, देखो यहां पर कैटायन सेम है तो कैटायन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एनायन देखो अलग अलग है, यहां एनायन FClBrI, ये तो है ना। ऊपर से नीचे जाएंगे तो बच्चों एनायन का साइज बढ़ रहा है, I बड़ा है F छोटा है, एनायन का साइज बढ़ने से वहां देखो बड़ा एनायन, पोलराइजेशन बढ़ेगा, पोलराइजेशन बढ़ने से कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। तो इसका मतलब नीचे कोवलेंट ज्यादा है ऊपर कोवलेंट कम है, धीरे धीरे कोवलेंट कैरेक्टर ऊपर से नीचे बढ़ता जा रहा है, यानी ऊपर वाला आयनिक है नीचे वाला कोवलेंट है, ऐसा हम समझ सकते। क्लियर हो रहा है, ठीक है। कई बार आयनिक भी पूछ लेता है, समझे मेरी बात। चलो दूसरा AlF3 वाला हो गया, है ना। अच्छा हाँ, अगर ये भी पूछा कि इनकी वाटर सॉल्युबिलिटी में क्या डिफरेंस है, तो बच्चों कोवलेंट अगर नीचे बढ़ रहा है तो वाटर सॉल्युबिलिटी नीचे कम होगी, तो ऊपर वाटर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, सीधी सी बात है ना। कोवलेंट कंपाउंड की वाटर सॉल्युबिलिटी कम होती है, जैसे जैसे कोवलेंट कंपाउंड बढ़ता जाएगा वाटर सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। आयनिक की वाटर सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी तो ऊपर वाटर सॉल्युबिलिटी। क्लियर। दूसरी चीज देखो, आप अगर आपको पूछा जाए कैल्शियम 2+, मैग्नीशियम 2+, बेरिलियम 2+ एंड पोटेशियम प्लस, इनका आप पोलराइजेशन पावर में इनको आप इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप बताओ। तो बताओ भाई कैसे होगा। साइज देखना है, ठीक है। अब बच्चों आपने पीरियोडिक टेबल अगर ढंग से पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा बेरिलियम सबसे ऊपर आता है, उसके नीचे आता है मैग्नीशियम, उसके नीचे आता है कैल्शियम, और कैल्शियम के जस्ट इधर आता है पोटेशियम। ये तो है ना, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम और इधर पोटेशियम। तो अब मुझे ये बताओ कि साइज किसका बड़ा है। भाई साइज यहां पर किसका बड़ा है, पोटेशियम का साइज बड़ा है। देखो अगर मैं साइज के हिसाब से देखूं तो पोटेशियम सबसे बड़ा, देन कौन, कैल्शियम, देन कौन,
मैग्नीशियम और देन कौन, बेरिलियम। ये तो है ना, ये इनका साइज का ऑर्डर है। तो हमने यहां ढूंढ तो लिया साइज का, बस साइज के हिसाब से आपको पोलराइजेशन देखना है। तो बच्चों देखो, जिसका छोटा साइज होगा उसका पोलराइजेशन उतना ज्यादा होगा। तो साइज बड़ा होने से पोलराइजेशन कम होता है, साइज छोटा होने से पोलराइजेशन पावर बढ़ती है। तो पोलराइजेशन पावर इस तरह से, यानी उधर घटेगी इधर बढ़ेगी, कैसे भी आप कर लो। क्लियर हो रहा है? तो बस आपको ढूंढना क्या है, आपको साइज ही ढूंढना है, अगर सब कुछ एक जैसे कैटेगरी में आते हैं तो। क्लियर हो रहा है? तो चलो भाई, ये था हमारे पास फेजान्स रूल, और फेजान्स रूल के हिसाब से हमने किसी आयनिक कंपाउंड पर कोवेलेंट का असर देखा। क्लियर? तो आपने इन तीनों फैक्टर को ढंग से पढ़ना है, कुछ और आपने एग्जांपल्स लगाने हैं, और उसके बेसिस पे आप बता सकते हैं आराम से कौन कोवेलेंट होगा कौन आयनिक होगा। क्लियर हो गया बच्चों? चलो, तो रनिंग लेक्चर के आप नोट्स बनाते जाओ, ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप अंडरलाइन करते जाओ, एनसीईआरटी पढ़ते जाओ, एक्सरसाइज भी करते जाओ, ठीक है। और अगर कोई चीज समझ में नहीं आती तो आप मुझे मैसेज लिख सकते हैं या कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। क्लियर हो गया? चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच।